हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड सेकेंड ईयर के पेपर फोर्थ की। और फोर्थ पेपर की यूनिट 5 और 6 यानी कि 2 यूनिट हम इस वीडियो में कवर करेंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम देखेंगे। और ये यूनिट है परामर्श के प्रकार, टाइप्स ऑफ काउंसलिंग, यूनिट नंबर 5। आइए इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह है, परामर्श की मुख्य रूप से कितनी प्रविधियाँ हैं? 4, 3, 5 या 2? तो कितनी विधियां हैं? तो ऑप्शन नंबर बी, 3 विधियां हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी परामर्श की विचारधारा नहीं है? निर्देशी परामर्श, अनिर्देशी परामर्श, समन्वित परामर्श या आंकिक परामर्श? तो 2 का ऑप्शन नंबर डी, आंकिक परामर्श जो है परामर्श की विचारधारा नहीं है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, निर्देशी परामर्श विचारधारा के प्रवर्तक कौन है? विलियमसन, प्रॉक्टर, जोन्स या रॉबर्टसन? तो कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए, विलियमसन, ये निर्देशी परामर्श विचारधारा के प्रवर्तक हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, 4 नंबर दिया है कि निर्देशी परामर्श में किसको अत्यधिक महत्व प्रदान किया जाता है? परामर्श प्रार्थी को, परामर्शदाता को, समन्वय को या लेखक को? तो 4 का ऑप्शन नंबर बी, परामर्शदाता को, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5 नंबर दिया है कि किस प्रविधि में परामर्शदाता परामर्श प्रार्थी का पूर्ण रूपेण मार्गदर्शन करता है? तो किसका करता है? समन्वित परामर्श, और निर्देशी परामर्श, निर्देशी परामर्श, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी, निर्देशी परामर्श, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, 6 नंबर दिया है, इन परामर्शदाता किसके फलस्वरूप समाधान हेतु अच्छी सलाह नहीं दे सकता है? अधिक योग्य, प्रशिक्षित, अनुभवी होने, घूस लेने? तो 6 का ऑप्शन नंबर डी, घूस लेने, ये अच्छी सलाह नहीं दे सकता, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, 7 नंबर है कि परामर्श प्रक्रिया में निर्णय कौन लेता है? परामर्शदाता, परामर्श प्रार्थी या ए और बी दोनों या केवल बी? तो 7 का ऑप्शन नंबर ए, परामर्शदाता निर्णय प्रक्रिया में कौन लेता है? परामर्शदाता निर्णय लेता है। अगला क्वेश्चन दिया है, 8 नंबर है कि परामर्श की प्रक्रिया में कौन कम क्रियाशील होता है? परामर्शदाता, परामर्श प्रार्थी, लेखक या न्यायाधीश? तो कौन होता है? परामर्श प्रार्थी कम क्रियाशील होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, 9 नंबर दिया है कि निर्देशी परामर्श के लिए चरण या सोपान किसने बताया है? ऑप्शन दिए हैं, विलियमसन, डार्ल, हॉल, ए और बी दोनों। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी, ए और बी दोनों ने, यानी कि विलियमसन ने और डार्ल ने। अगला है, निर्देशी परामर्श के चरण या सोपान नहीं हैं? संश्लेषण, विश्लेषण, फलानुमान, वाक पटुता? तो निर्देशी परामर्श के चरण या सोपान नहीं है, कौन से नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी, वाक पटुता, इसका सोपान या चरण नहीं है। अगला क्वेश्चन दिया है, 11 नंबर दिया है, क्वेश्चन दिया है कि कौन सा परामर्श बालक के व्यक्तित्व के संवेगात्मक पक्ष की अपेक्षा बौद्धिक पक्ष पर अधिक बल देता है? कौन सा परामर्श? अनिर्देशी परामर्श, निर्देशी परामर्श, समन्वित परामर्श या कल्पित परामर्श? तो 11 नंबर का ऑप्शन नंबर हो जाएगा निर्देशी परामर्श, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निर्देशी परामर्श किस प्रकार की बुद्धि वाले के लिए अति उत्तम है? मंद बुद्धि वाले के लिए, कुशाग्र बुद्धि वाले के लिए, शून्य बुद्धि वाले के लिए, केवल सूझ वाले के लिए? तो 12 का ऑप्शन नंबर ए, मंद बुद्धि वाले के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निर्देशी परामर्श का लाभ नहीं है? परामर्श में समय का बहुत कम लगना, समस्या पर अधिक बल देना, बालक के बौद्धिक पक्ष पर अधिक बल देना, उक्त सभी परामर्श हेतु इंतजार करना? तो 13 का ऑप्शन नंबर डी, उक्त सभी परामर्श हेतु इंतजार करना, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 14 नंबर प्रश्न है कि छात्र की भावी समस्याओं या भावी संभावनाओं की संभावना को ज्ञात करके क्या करना होता है? यानी प्रश्न 14 है कि बालक की भावी समस्याओं की संभावना को ज्ञात करके क्या करना होता है? विश्लेषण, संश्लेषण, फलानुमान या निदान? तो क्या करना होता है? फलानुमान करना होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, 15 नंबर की निम्नलिखित में से कौन निर्देशी परामर्श का दोष नहीं है? ऑप्शंस दिए हैं, स्वनिर्देशन के योग्य न होना, परामर्श प्रार्थी की अवहेलना होना, परामर्श प्रार्थी का सक्रिय रूप से भाग न लेना या सर्वोच्च शिक्षा प्राप्त करना? तो 15 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, सर्वोच्च शिक्षा प्राप्त करना। ये कौन निर्देशी परामर्श का दोष नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अनिर्देशी परामर्श के प्रवर्तक कौन हैं? कार्ल रोजर्स,
विली, एंड्रयू या लॉयल? कौन है? ऑप्शन नंबर ए कार्ल रोजर्स अनिर्देशी परामर्श के प्रवर्तक हैं। अगला क्वेश्चन है कि अनिर्देशी परामर्श में परामर्शदाता को स्थान प्राप्त है सामान्य, गौड़, सर्वश्रेष्ठ, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा होगा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी गौड़। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर की किस परामर्श में परामर्श प्रार्थी खुद अपने आप निर्णय लेने की क्षमता उत्पन्न करता है? किसमें? अनिर्देशी परामर्श में, समन्वित परामर्श में, निर्देशी परामर्श में या उक्त सभी? तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए अनिर्देशी परामर्श, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है 19 नंबर की अनिर्देशी परामर्श में कौन सा कार्य स्वयं परामर्श प्रार्थी संपादित नहीं करता है? तो ऑप्शन दिए हैं निर्णय लेना, योजना बनाना, योजना का अनुकरण करना या दंड देना। तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि दंड देना स्वयं परामर्श प्रार्थी संपादित नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन अनिर्देशी परामर्श की धारणा नहीं है? 20 नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन अनिर्देशी परामर्श की धारणा नहीं है? परामर्श चाहने वाले को अधिकतम संतोष की प्राप्ति होनी चाहिए, संवेगात्मक संघर्ष उचित समायोजन में एक बड़ी बाधा नहीं है, या समस्या का समाधान परामर्श प्रार्थी के जीवन के अनुकूल होना चाहिए, या परामर्शदाता को परामर्श प्रक्रिया के दौरान गौड़ रहना चाहिए। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर इसका बी यानी कि संवेगात्मक संघर्ष उचित समायोजन में एक बड़ी बाधा नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर है कि उपबोधक द्वारा वार्ता को चुपचाप बिना किसी टिप्पणी के धैर्यपूर्वक सुनने को कौन प्रविधि कहते हैं? मौन धारण प्रविधि, स्वीकृत प्रविधि, पुनरावृत्ति प्रविधि या स्पष्टीकरण प्रवृत्ति? कौन कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर इसका ए मौन धारण प्रविधि कहते हैं, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि 22 नंबर है कि मौन धारण प्रविधि में कौन उपबोध को अधिक बोलने के लिए प्रेरित करता है? कौन करता है? समन्वयक, निर्देशक, उपबोधक या परामर्शदाता? तो कौन करता है? तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी उपबोधक, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है 23 नंबर की ठीक है, अच्छा है आदि शब्दों का प्रयोग किस प्रविधि में होता है? स्पष्टीकरण प्रविधि में, मान्यता प्रदान करने की प्रविधि में, पुनरावृत्ति की प्रविधि में या स्वीकृत प्रविधि में? तो किस में होता है? ऑप्शन नंबर इसका डी स्वीकृत प्रविधि में होता है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है 24 नंबर क्वेश्चन दिया है कि किसके लिए स्पष्टीकरण आवश्यक है? उपबोधक के लिए, उपबोध्य के लिए, ए और बी दोनों के लिए, इनमें से कोई नहीं? तो 24 का ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों के लिए, यानी कि उपबोधक और उपबोध्य दोनों के लिए स्पष्टीकरण आवश्यक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर दिया है कि त्रुटिपूर्ण या दोषपूर्ण विचारों को उपबोधक के लिए क्या करना आवश्यक होता है? क्या करना? परित्याग, स्वीकार, विवेचन या परिचर्चा? तो ऑप्शन नंबर ए परित्याग करना आवश्यक होता है। अगला क्वेश्चन दिया 26 नंबर कि निराशा से बचने के लिए कौन सी विधि आवश्यक है? विश्लेषण विधि, आश्वासन प्रविधि, व्याख्यान प्रविधि या सामान्य नेतृत्व प्रविधि? तो कौन सी प्रविधि? आश्वासन प्रविधि, यानी कि निराशा से बचने के लिए कौन सी विधि आवश्यक है? आश्वासन प्रविधि, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है 27 नंबर दिया है कि शिक्षा जगत में किस प्रविधि का प्रचलन अधिक लोकप्रिय है? किस व्याख्यान प्रविधि का, परिचर्चा प्रविधि का, परित्याग प्रविधि का, विश्लेषण प्रविधि का? तो किस प्रविधि का? तो व्याख्यान प्रविधि का, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है किसने साक्षात्कार प्रविधि के कई गुण नहीं बताए हैं? किसने साक्षात्कार प्रविधि के कई गुण नहीं बताए हैं? राइट स्टोन, रॉबिन्स, जस्टमैन या प्रॉक्टर? तो 28 का ऑप्शन नंबर डी यानी कि प्रॉक्टर ने, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर है कि समन्वित परामर्श के प्रचारक एवं प्रवर्तक कौन है? जोन्स, थॉर्न, प्रॉक्टर या रॉबिन्सन? तो समन्वित परामर्श के प्रचारक एवं प्रवर्तक थॉर्न है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है 30 नंबर कि सामाजिक अभिकर्ताओं को बांटा नहीं जा सकता है? किसमें? सामाजिक संस्था में, निजी संस्था में, व्यापारिक संस्था में या लेन देन में? तो सामाजिक अभिकर्ताओं को लेन देन में बांटा नहीं जा सकता, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों यूनिट 5 कंप्लीट हो गई है। इसके बाद हमारी यूनिट 6 है निर्देशन एवं परामर्श की प्रविधियाँ, यानी कि टेक्निक्स ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग। ये 6 नंबर यूनिट है 4th पेपर की। और दोस्तों आप हमें कमेंट करके अवश्य बता दिया कीजिए
कि आपको वीडियो कैसा लगा है, और लाइक ज़रूर कर देना और इसे सब्सक्राइब कर देना और शेयर भी कर देना, ताकि हम आगे वीडियो आपके लिए और लाते रहें। तो आइए शुरू करते हैं। यूनिट नंबर 6 है। इसका पहला क्वेश्चन दिया है कि व्यक्तिवृत्त अध्ययन विधि कहाँ प्रयुक्त की जाती है? व्यक्ति के व्यवहार के क्रमबद्ध अध्ययन में या वर्णन में, चिकित्सा विज्ञान में, ए और बी दोनों में, या पलायन कर गए बच्चों में। तो किस में प्रयोग की जाती है? ए और बी दोनों में, यानी कि व्यक्ति के व्यवहार के क्रमबद्ध वर्णन में और चिकित्सा विज्ञान में। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि व्यक्तिवृत्त अध्ययन विधि का गुण नहीं है: अपराधियों के अध्ययन में उपयुक्त, वैध परिकल्पनाओं की रचना में उपयोगी, संबंधित इकाई का सूक्ष्मता से अध्ययन, या चोरी करना। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर डी, चोरी करना, इस अध्ययन विधि का गुण नहीं है, व्यक्तिवृत्त अध्ययन विधि का गुण नहीं है। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर दिया है कि किस विधि द्वारा अनेक सामाजिक बुराइयों जैसे भ्रष्टाचार, चोरी बाजारी, जमाखोरी, औद्योगिक संकटों, सामाजिक तनाव तथा अपराधी व्यक्तियों का विश्लेषणात्मक अध्ययन संभव हो जाता है? किस विधि द्वारा? ऑप्शंस दिए हैं: व्यक्तिवृत्त अध्ययन विधि द्वारा, सामाजिक विधि द्वारा, धार्मिक विधि द्वारा, या कठोर विधि द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए, व्यक्तिवृत्त अध्ययन विधि के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन वर्तमान समय में शिक्षा पद्धति का एक अभिन्न अंग है? धार्मिक विधि, संचित अभिलेख विधि, समन्वय विधि, या मौखिक अभिलेख विधि। 4 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, यानी कि संचित अभिलेख पत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर की संचित अभिलेख पत्र में किसी ज्ञान के बारे में लंबी अवधि में एकत्रित की गई सूचनाएं होती हैं। यह किसकी परिभाषा है? ये किसका परिभाषा है? ऑप्शन दिए हैं: जोन्स, बोनी, मुरे थॉमस, या एलन। तो 5 का ऑप्शन नंबर सी, मुरे थॉमस इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है 6 नंबर की संचित अभिलेख की विशेषता नहीं है: विश्वसनीयता, सूचनाओं की वैधता, व्यापकता, उपयुक्त सभी अवकाश। तो ऑप्शन नंबर इसका डी, उपयुक्त सभी अवकाश इसकी विशेषता नहीं है। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर की संचित अभिलेख पत्र की सभी सूचनाएं कैसी होनी चाहिए? विश्वसनीय, पठनीय, दर्शनीय, या स्वच्छ। कैसी होनी चाहिए? तो विश्वसनीय होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है 8 नंबर की किसका अर्थ है कि संचित अभिलेख पत्र में बालक से संबंधित सभी प्रकार की सूचनाओं का समावेश होना चाहिए? तो किसका अर्थ है? नवीनता का, लचीलापन, व्यापकता, या संग्रह का। तो 8 का ऑप्शन नंबर सी, व्यापकता का इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर कि इनमें से कौन सी संचित अभिलेख की विशेषता नहीं है? सरलता, व्यापकता, नीरवता, या लचीलापन। तो 9 का ऑप्शन नंबर सी, नीरवता इसका विशेषता नहीं है, यानी कि संचित अभिलेख की विशेषता नहीं है। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर दिया है कि किसके अनुसार संचित अभिलेख पत्र छात्र संबंधी समस्त सूचनाओं को स्थायी रूप में सुरक्षित रखता है? क्रो एम क्रो के, जेम्स के, हैम्पिलमैन के, या एलन के। ऑप्शन नंबर ए, क्रो एम क्रो के, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन दिया है किसके अनुसार एक साक्षात्कार को कुछ विषयों को लेकर व्यक्तियों के आमने सामने का मिलान कहा जा सकता है? जेन वाटर्स, मुरे थॉमस, प्रोफेसर मानेंद्र नाथ बसु, प्रॉक्टर। तो किसके अनुसार? तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी, यानी कि प्रोफेसर मानेंद्र नाथ वासु, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस प्रविधि में आमने सामने बैठकर कुछ प्रश्न पूछकर अध्ययन विषय से संबंधित सूचनाओं का संकलन किया जाता है? साक्षात्कार विधि, कथानक विधि, राजनीतिक विधि, या समय अनुकूल विधि। तो ऑप्शन नंबर ए, साक्षात्कार विधि में ही आमने सामने बैठकर कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि किसने साक्षात्कार को दो व्यक्तियों के बीच की सामाजिक स्थिति माना है? प्रोफेसर बसु, क्रो एम क्रो, प्रोफेसर वी एम पाल्मर, या जोन्स। तो किसने माना है? प्रोफेसर वी एम पाल्मर ने माना है कि दो व्यक्तियों के बीच की सामाजिक स्थिति क्या है? साक्षात्कार है। अगला क्वेश्चन दिया है 14 नंबर दिया है कि मूल रूप में साक्षात्कार सामाजिक अनुक्रिया की एक प्रक्रिया है। यह कथन है किसका? हेडर एवं लिंडमैन का, क्रो एम क्रो का, प्रोफेसर जोन्स का, प्रोफेसर गुड एवं हार्ट का। तो ऑप्शन नंबर डी, प्रोफेसर गुड एवं हार्ट का ये कथन है। अगला क्वेश्चन दिया है 15 नंबर की साक्षात्कार प्रविधि की विशेषता नहीं है। दो या दो से अधिक व्यक्ति, आमने सामने का संबंध, विशिष्ट उद्देश्य, उक्त सभी नीरस वातावरण। तो 15 का ऑप्शन नंबर डी, उक्त सभी नीरस वातावरण इसकी विशेषता नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर दिया है
कि किसके अंतर्गत साक्षात्कार की प्रत्येक गतिविधि एवं वार्तालाप के द्वारा सामाजिक अनुसंधानों तथा सामाजिक अध्ययनों के लिए संकलन किया जाता है। तो किसके द्वारा? सामाजिक संगठन के द्वारा, सामग्री संकलन, एकजुटता या वार्तालाप के द्वारा। तो किसके द्वारा? सामग्री संकलन। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि साक्षात्कार प्रविधि का प्रमुख उद्देश्य नहीं है क्या? अवलोकन के लिए अवसर पाना, गुणात्मक तथ्यों का संकलन, प्राकल्पनाओं के निर्माण का स्रोत, उक्त सभी समस्या पैदा करना। तो 17 का ऑप्शन नंबर डी, उक्त सभी समस्या पैदा करना। और अगला क्वेश्चन है 18 नंबर की, किस प्रविधि में साक्षात्कार एवं अवलोकन दोनों ही प्रविधियों के लाभ प्राप्त होने का शुभ अवसर प्राप्त हो जाता है? साक्षात्कार प्रविधि में, व्याख्यान प्रविधि में, संविदा प्रविधि में या गुणात्मक प्रविधि में? तो किस प्रविधि में? साक्षात्कार प्रविधि में। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है 19 नंबर प्रश्न है कि निर्धारण मापनी किसी व्यक्ति के शील गुणों या वस्तु के सीमित पक्षों का गुणात्मक विवरण प्रस्तुत करती है। यह कथन किसका है? मिलफोर्ड का, जॉन डब्ल्यू वेस्ट का, बोन्स का, इनमें से कोई नहीं। तो 19 का ऑप्शन नंबर बी, जॉन डब्ल्यू वेस्ट का यह कथन है। अगला क्वेश्चन दिया है निर्धारण मापनी प्रायः किस अवधारणा पर आधारित है? सातत्य की स्थिति, उस सातत्य का प्रतिनिधि, ए और बी दोनों, ग्राफ, मापिनी। तो ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों इसका राइट आंसर है, यानी कि सातत्य की स्थिति और उस सातत्य का प्रतिनिधि इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस विधि में निर्णय लेने में समय की बचत होती है? निर्धारण मापनी में, ग्राफ मापनी में, समय सारणी में या सुविधा प्रदत्त में? तो किसमें होती है? निर्धारण मापनी में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है निर्धारण मापनी का प्रकार नहीं है क्या? आंकिक ग्राफ, आंकिक या ग्राफ मापनी, या फिर चित्र तुलना, या फिर उक्त सभी खगोल की ज्ञान। तो 22 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, उक्त सभी खगोल की ज्ञान इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला 23 नंबर दिया है कि संचित अंक से रेटिंग किस प्रकार से होती है? चिन्हांकन सूची विधि, बूझो कौन सूची विधि, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो 23 का ऑप्शन नंबर सी, ए और बी, यानी कि चिन्हांकन सूची विधि, बूझो कौन विधि से। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर दिया है कि किस विधि का विकास हार्डशार ने किया था? बाह्य चयन मापिनी, आंकिक मापिनी, ग्राम मापिनी, बूझो कौन विधि। तो ऑप्शन नंबर डी, बूझो कौन विधि इसका राइट आंसर है। अगला नंबर है कि साक्षात्कार विधिकाएं प्रकार में नहीं हैं। शोध साक्षात्कार, संरचित साक्षात्कार, निदानात्मक साक्षात्कार या उपयुक्त सभी वैकल्पिक विचार। तो ऑप्शन नंबर इसका डी, उपयुक्त सभी वैकल्पिक विचार इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है 26 नंबर प्रश्न है कि भूमिका के आधार पर साक्षात्कार का प्रकार नहीं है। निर्देशित साक्षात्कार, पुनरावृत्त साक्षात्कार, केंद्रित साक्षात्कार, उक्त सभी समस्यात्मक साक्षात्कार। तो 26 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, उक्त सभी समस्यात्मक साक्षात्कार भूमिका के आधार पर साक्षात्कार का प्रकार नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि अनिर्देशित साक्षात्कार की सीमाएं हैं, यानी कि अनिर्देशित साक्षात्कार की सीमाएं हैं क्या? उत्तरदाता पर निर्भर रहना, पुनरावृत्ति की संभावना बनी रहना, ए और बी दोनों, मूक रूप से प्रदर्शन करना। तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों इसका राइट आंसर है, यानी कि उत्तरदाता पर निर्भर रहना और पुनरावृत्ति की संभावना बनी रहना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमने यूनिट 5 और 6 चैप्टर या पेपर 4 की यूनिट 5 और 6 कंप्लीट कर ली है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें अवश्य बताएं। अगर आपका कोई प्रश्न है वो भी पूछ सकते हैं, हम आपका रिप्लाई अवश्य देंगे। और इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।